हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की आज हम बात करेंगे। तो ये एक वीडियो रिक्वेस्ट किया गया था मुझे कमेंट करके कि आप इस पर एक वीडियो बना दें, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो हरित क्रांति टॉपिक जो है इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके कारण क्या हुए, इसके नुकसान क्या हुए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन के साथ, हिस्ट्री के साथ में सब कुछ आपको एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हरित क्रांति की। तो हरित का मतलब क्या होता है? हरित का मतलब होता है फसलें। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे हरित का मतलब हरा रंग नहीं बोला है, यहाँ पे इसका मतलब बोला है फसलें। ठीक है, तो जो हरित है इसका मतलब होता है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, हरित का मतलब होता है फसलें और क्रांति का मतलब होता है तेजी से वृद्धि। यानी दोनों ही शब्दों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति का मतलब होता है फसलों के उत्पादन में वृद्धि। क्योंकि आपको पता है कि जब हरित क्रांति हुई थी हमारे भारत में, जब हुई थी तो बहुत ज़्यादा गेहूँ और चावल की जो है वो कृषि की गई थी। सबसे ज़्यादा तो गेहूँ की कृषि की गई थी, जिसमें गेहूँ का बहुत ज़्यादा ही उत्पादन किया गया, नए नए तरीकों का इस्तेमाल जो है उसमें किया गया था। उसके बाद आता है हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 1967, मुझे थोड़ा इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 1967 के बीच हुई थी। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इसमें दो चीज़ें आती हैं। यहाँ पे सबसे पहले ही उन्होंने बता दिया है कि विश्व स्तर की बात की जा रही है। ठीक है, विश्व स्तर के जो हरित क्रांति के जनक कोई पूछता है तो वो हमारे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग माने जाएंगे। ठीक है, आपने ये आंसर करके आना है। इन्हें हरित क्रांति का पिता यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन हिंदी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर वैश्विक स्तर पर पूछा जाता है कि हरित क्रांति के फादर कौन है तो वो हमारे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको ही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं। उसके बाद आता है हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रयास ही समझ लो कि उन्होंने इसको चलाने की कोशिश करी थी। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। आपने पीछे पिक्चर भी देखी थी। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्में यानी कि हाई एल्डेड जो वेराइटीज़ होती हैं, हमारी अलग किस्म के जो बीज आते हैं जो कि बहुत कम टाइम में, बहुत कम उर्वरक का और बहुत सारी तकनीक का, इन सभी का कम यूज़ करके हमें ज़्यादा पैदावार देती है, तो उन्होंने इस चीज़ का यूज़ करना शुरू किया। और इसके लिए उन्हें क्या मिला? इसके लिए उन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। याद रखना कि जो हमारे नॉर्मन बोरलॉग हैं इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। अगर कोई पूछता है कि भारत में हरित क्रांति का मेन रोल किसका था तो वो हमारे MS स्वामीनाथन को माना जाएगा, जैसे कि आप इनकी यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेषकर गेहूँ और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हरित क्रांति हुई थी तो गेहूँ और चावल ये बहुत ज़्यादा ही बड़े पैमाने पर उगाए गए थे। ठीक है, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई थी। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में भी इस तरह के बहुत अच्छे जो किस्म के बीज थे उनका यूज़ किया गया था, तो बाद में इनका यूज़ उन्होंने यहाँ पर किया था। अब सबसे ज़्यादा इसके कारण क्या हुए, उसके नुकसान क्या हुए, इसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हरित क्रांति के कारण क्या हुए, क्यों हरित क्रांति हुई, क्यों इतनी ज़्यादा उपज हमें उगानी पड़ी। पहला जो इसका रीज़न आता है वो है औपनिवेशिक कारण। देखो, जब हरित क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों का राज था हमारे भारत पर, तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा कुछ खास सुधार किए नहीं थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कृषि का विकास के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया गया था कि भारत में बहुत ज़्यादा ही फसल की जाए, भारत के जो किसान हैं बहुत अमीर हो जाएं, फसलें अच्छी होने लगी, ऐसा उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं ध्यान दिया था, लेकिन ज़्यादा भी ध्यान नहीं दिया था। इससे कृषि की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिसे सुधारने के लिए क्रांतिकारी प्रयास की ज़रूरत थी। ठीक है, जब कृषि इतनी ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी तो खाने की भी तो प्रॉब्लम हो रही थी, भुखमरी जो है वो आ रही थी और अंग्रेज कुछ कर नहीं रहे थे हमारी फसल को सुधारने के लिए, तो हमें ये एक्शन जो है वो लेना पड़ा था। दूसरा पॉइंट है संरचनात्मक सुविधाओं का
अभाव। संरचनात्मक सुविधाएं कौन सी होती हैं? जो बेसिक नीड होती है हमारी कृषि की, वो होती है हमारी सिंचाई, सड़क, बिजली। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अगर कृषि करने के लिए पानी नहीं है तो कृषि हो ही नहीं सकती, फसल होएगी नहीं। सड़क नहीं है तो एक फसल को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, बाज़ारों में बेचने के लिए आप जा ही नहीं पाओगे, आपकी फसल वहीं पड़े पड़े सड़ जाएगी। और फिर है बिजली। बिजली ज़रूरी है क्योंकि उससे मोटर वगैरह चलती है, सिंचाई के लिए पानी वगैरह आप निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें, ट्रैक्टर वगैरह हैं, ये भी कुछ इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके किया जाता था। तो अगर ये चीज़ें ही नहीं होंगी तो हमारी फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो इस वजह से भी हरित क्रांति करनी पड़ी थी। तीसरा है परंपरागत कृषि पद्धति। भारत के जो लोग थे ना, वो अपने जैसे पहले ज़माने में कृषि करने के साधन यूज़ क्या करते थे, तो वो उस टाइम भी वैसे ही किया करते थे, जैसे कि हमारे लकड़ी के हल चलाना, ठीक है, और बहुत ही निम्न उत्पादकता वाले बीज का यूज़ करना, जिसमें ज़्यादा फसल नहीं होती थी, मेहनत ज़्यादा लगती थी। और तीसरा क्या होता था कि मानसून पर आधारित कृषि, यानी कि जब बारिश होएगी तो उस टाइम पे हम जो है क्या करेंगे, चावल को उगा लेंगे, जौ को उगा लेंगे, क्योंकि बारिश जो जौ होता है उसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उन्होंने क्या किया, मौसम के पर डिपेंड होकर उन्होंने इस तरह की फसलों को उगाना शुरू कर दिया। तो जो कि बहुत ही क्योंकि मौसम पर आप पूरे टाइम निर्भर नहीं रह सकते ना, कि आप तो बारिश ही ना हो, ठीक है, और आप बैठे हो कि हाँ जी जब बारिश का टाइम आएगा, उसकी ऋतु आएगी, तब जाके हम गेहूँ उगाएंगे, वो चावल उगाएंगे, लेकिन वर्षा ही नहीं हुई, फिर क्या करोगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वो कृषि को और ज़्यादा पिछड़ती चली जा रही थी। अब लकड़ी के हल चलाओ, और आजकल के टाइम के हल देखोगे, ट्रैक्टर के जो पीछे हल लगाए जाते हैं लोहे के, उसमें कितना फ़र्क है, कितना फास्ट और कितने अच्छे से मिट्टी के अंदर वो जाके उसको काट देते हैं, मिट्टी को अच्छे से, उसको जिस तरह से कृषि करने के लिए चाहिए उसको वैसा बना देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें सुधार करने की ज़रूरत महसूस हुई थी। फिर है मशीनीकरण का अभाव। देखो, हार्वेस्टर होता है, ट्रैक्टर होता है, पॉपिंग सेट होता है, यानी ऐसी कुछ मशीनें जो कि हमारी कृषि को करने में, बहुत जल्दी करने में हेल्प कर सकती थी, वैसी चीज़ें हमारे पास थी ही नहीं, ठीक है। आजकल के टाइम तो फसल बोने से लेकर काटने तक, बेचने तक, पैसा आने तक, हर चीज़ आजकल मशीन ही कर रही है ना। तो ये पहले चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से कृषि को बनने में, तैयार होने बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि आप हाथ से पूरी काटते थे उसको, और पटक पटक के जो है उसकी जो बीज है वो निकाला करते थे, कितना टाइम लगता था, ठीक है। हल का इस्तेमाल करके, पशुओं का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में महीनों लग जाया करते थे, और कई बार बीच में बारिश हो गई या ज़्यादा धूप पड़ गई तो फसल ख़राब हो जाती थी। तो बहुत चीज़ें ऐसी हुआ करती थी जिसकी वजह से हमारी फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो ये कुछ रीज़न थे हमारे जिसकी वजह से हरित क्रांति हमें करनी पड़ी थी। फिर हुई हमारी हरित क्रांति, ठीक है। अब बात करते हैं कि हरित क्रांति की विशेषताएं क्या क्या थी, यानी कि देखो, हरित क्रांति की अगर कोई विशेषता पूछता है या फिर उसके फ़ायदे पूछता है, तो उसमें दोनों में डिफरेंस होता है। अब जो उसके फीचर्स होते हैं, उसके जो एडवांटेजेस होते हैं, उनको आप सेम पॉइंट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस होता है। आप अपनी नज़र से देखेंगे नहीं, हम तो दोनों का पॉइंट इसी में लिख के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, इसलिए अलग से हेडिंग विशेषता दिया गया होता है। पहली विशेषता है उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग। तो हरित क्रांति की पहली विशेषता ये थी इसमें कि जो अच्छे किस्म वाले बीज थे उनका यूज़ किया गया था, ठीक है, और किसान साल में 2 या अधिक बार भी फसल उगा सकते थे, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ऐसी फसलें भी धीरे धीरे करके क्या हुआ, उगाई जाने लगी, जो पहले पॉसिबल नहीं हुआ करता था। अब बीज अच्छे आने लगे तो वो सड़ते भी नहीं थे और अच्छी और मोटी फसल दिया करते थे। फिर दूसरी विशेषता आती है उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है, यानी कि अब अच्छी किस्म के जो कीटनाशक दवाइयाँ थी उनका इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि फसल बहुत अच्छी होने लगी, वो सड़ के ख़राब नहीं होती थी, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी फसल थी वो बच जाया करती थी ख़राब होने से। तीसरा पॉइंट है कीटनाशकों का प्रयोग। जो छोटे छोटे कीटनाशक जो हमारी फसल को खा जाया करते थे, जैसे अपने पिछले साल देखा होगा टिड्डे बड़े चले हुए थे, पता नहीं टिड्डे ही बोलते हैं, टिंडे तो सब्जी होती है, टिड्डे ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, जो फसल को खा जाते हैं पूरी, मतलब उड़ते उड़ते पूरी फसल को पूरे ही तहस नहस कर देते हैं। तो इस तरह के कीड़ों से जो है वो फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया गया था। तो ये भी हरित क्रांति में हुआ था।
फिर बहुफसली कार्यक्रम भी चलाया, यानी एक साथ में आप बहुत सारी फसलों को उगा सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, एक खेत पड़ा हुआ उसमें आप सिर्फ गेहूँ उगा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसके अंदर मिट्टी को मेड़, हम तो उसको मैड़ बोलते हैं, जिसमें आप आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं, जिसमें मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर कर करके लाइनें बनाई जाती हैं। तो उन लाइनों पर छोटी छोटी और फसलें उगाने लगे। ठीक है, वैसे बीच में क्या किया, सारे गेहूँ उगा लिया और उन लाइनों पर जो है वो उन्होंने क्या किया, मक्का उगाना शुरू कर दिया। और मक्के के साथ में क्या किया उन्होंने, थोड़ा खीरों को भी उगा दिया, क्योंकि जो खीरे होते हैं उसकी बेल को एक सहारे की ज़रूरत होती है, इसलिए मक्का और जो खीरा है वो ज़्यादातर साथ में उगाए जाते हैं, क्योंकि इस खीरे की जो बेल है मक्के पर चढ़ जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि बहुफसली कार्यक्रम भी चलाए, जिससे कि एक बारी में ही आप बहुत सारी फसलों को उगा सकते थे। मशीनीकरण, कृषि का मशीनीकरण किया गया, यानी ऐसी ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया गया जिससे फसल जो है वो कम समय में ज़्यादा उगाई जा सकती थी। अब आता है हरित क्रांति के फायदे क्या थे। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, यानी कि अब हमारे खुद के भारत में ही इतनी ज़्यादा फसल होने लगी कि हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि बाहर से मंगवाना, पैसा खर्च करना, टाइम वेस्ट होता था और परिवहन भी नहीं होता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा पहला फ़ायदा कि हम आत्मनिर्भर हो गए। अब हमारे पास खुद ही इतनी फसल है कि हमें बाहर से किसी दूसरे देश से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भारत खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह गया था। दूसरा फ़ायदा है इसमें कि किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा हिस्सा बाजार में बेचकर आय प्राप्त करने लगा। अब फसल अच्छी होने लगी, गेहूं बहुत अच्छा होने लगा, चावल भी होने लगा, तो बाजार में जाकर उनको अच्छी जो रुपए में उनको बेच के आ जाता था, तो काफ़ी पैसे उसके पास आ जाया करते थे, क्योंकि फसल तो अच्छी होती ही थी, तो उसके दाम भी अच्छे दाम में बेचेगा वो, है ना। तो इसलिए दूसरी हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अभूतपूर्व कमी देखी गई। ठीक है, जिसका फ़ायदा निम्न आय वाले वर्गों को पहुंचा। यानी ये कह रहे हैं कि जो उच्च किस्म की चीज़ें हुआ करती थी, लोगों ने उसका यूज़ करना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि निम्न आय वाले, जो जिनकी कम सैलरी हुआ करती थी, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनकी जो कि अपनी आय का बड़ा हिस्सा अपने उपभोग की वस्तुओं पर ही खर्च कर दिया करते थे। अगर नुकसान की हम बात करें हरित क्रांति की, तो पहला नुकसान ये है कि खाद्य फसलों को ही फ़ायदा। हरित क्रांति का लाभ तो संपूर्ण देश को पहुंचा, लेकिन इसमें एक कमी ये रह गई कि इसका फ़ायदा केवल गेहूं की फसल को ही ज़्यादा मिला। क्योंकि आप देखोगे कि चावल तो उगाया जाता था साथ में, लेकिन गेहूं बहुत ज़्यादा ही उगाया था। इसकी वजह से क्या हुआ, हर खेत में आप देखोगे आपको गेहूं ही मिलने लगे, जिसकी वजह से अन्य फसलें लोगों ने उगाने बंद कर दिया, क्योंकि उस टाइम गेहूं का ज़्यादा ही चलन चला हुआ था, सब जगह खेत गेहूं नज़र आ रहे थे, तो बाकी कोई फसलें उगा ही नहीं रहा था। तो ये हुआ कि खाद्य फसलों को ही फ़ायदा हुआ, यानी कि सिर्फ चावल को ही फ़ायदा हुआ, ये हेडिंग लिख सकते हैं आप। ठीक है, सॉरी, गेहूं को ही फ़ायदा हुआ था। फिर है सीमित क्षेत्र में विकास। ऐसा नहीं था कि पूरे भारत में हर एक राज्य में ही आप गेहूं उगा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं, सारा बहुत ही फ़ायदा आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं था। कुछ ही ऐसी जगह थी जहाँ पर इसका फ़ायदा मिला था। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर हरित क्रांति के फ़ायदे ज़्यादा हुए। अब भारत में तो कितने सारे राज्य हैं भाई, उस टाइम नहीं थे तो क्या हुआ, पर पूरा भारत तो था ना, बंटवारा तो बाद में हुआ राज्य का, लेकिन ज़मीन तो उतनी ही रही अभी भी। तो ये हुआ था कि कुछ ही राज्यों को हरित क्रांति के फ़ायदे मिले और बाकियों को कुछ नहीं मिला। ठीक है, बाकी राज्य वही गरीबी और वही अपनी खराब फसल के साथ जी रहे थे। उसके बाद है हमारा इसमें किसानों की आय में असमानताएं, यानी कि किसानों को फ़ायदा मिला, अच्छा पैसा मिलने लगा, लेकिन उसमें भी डिफरेंस हमें देखने को मिला। ठीक है, हरित क्रांति का उद्देश्य तो सभी किसानों को फ़ायदा पहुंचाना था, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ अमीर किसानों को ही ज़्यादा हुआ। गरीब किसान इस योजना का फ़ायदा उठा ही नहीं पाए। कुछ ही किसान ऐसे थे जिन्होंने अच्छी गुणवत्ता वाले फसलों को ज़मीन में अपने खेत में उगाकर फ़ायदा ही फ़ायदा कमाया, लेकिन गरीब लोग इतने गरीब थे कि उस उच्च किस्म की जो फसल थी उसको खरीद ही नहीं पा रहे थे, तो कहाँ से अपने करेंगे वो। अगर उन्होंने बाद में अच्छे से कीटनाशक दवाइयाँ भी ले आई, तो गरीबों के पास पैसा ही नहीं है कि अपनी फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर सके, उसको खरीद सके। तो बहुत सारे ऐसे अमीर थे जिनके पास पैसे थे, तो उन्होंने तो खरीद लिया आराम से, फसल भी अच्छी उगा ली, क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी, न्यू चीज़ें थी, वो तो खरीद ले रहे थे, पैसे थे उनके पास। गरीब के पास तो कुछ भी नहीं था। इस वजह से कुछ किसान जो अमीर थे वो तो और अच्छे से अमीर हो गए, जो गरीब थे वो उनका कुछ नहीं हुआ, वो गरीब ही रहे। खाद्य फसलों तक ही सीमित, वही पहला पॉइंट का ही है, इसमें लिख रखा है। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। बेरोजगारी में वृद्धि हुई,
क्योंकि इस योजना में मशीनीकरण का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। अब जब जो फसलें लोग हाथ से काटा करते थे, दिहाड़ी के उस पर काटा करते थे, उनको जो भी 300 रुपये मान लो उनको पर डे मिला करते थे, अब उसकी जगह मशीनें आके काट रही हैं फसलों को, तो उसको कौन सैलरी देगा, उसको कौन काम देगा। तो यही चीज़ हुई कि जितना ज़्यादा यूज़ हुआ मशीनों का, उतना ही लोगों का रोज़गार भी हाथ से छिन गया था। तो ये एक जो नुकसान है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें मैंने आपको कारण भी बताए, उसके फ़ायदे बताए, उसकी विशेषताएं बताई, और साथ साथ में मैंने उसके नुकसान भी बता दिए। हरित क्रांति का वैश्विक स्तर पर कौन किसको जनक माना जाता है, कौन किसको फादर माना जाता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भारत में किसको जो है इसका जनक माना जाता है, वो भी आप मुझे कमेंट करके अभी बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। मैंने पीपीटी को कुछ ज़्यादा सजाया नहीं है, जितना ज़रूरी था उतना कंटेंट मैंने आपको दिया है, स्पष्ट भाषा में दिया हुआ है। और ये नहीं किया कि हाँ मैंने हर जगह इसमें फ्लावर वगैरह लगाने हैं या इतनी पिक्चर डालनी है, उसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं किया इसमें। ठीक है, क्योंकि हमें तो क्या है, हमें ज़रूरी है कि हम कंटेंट पे फोकस करें। एग्जाम में आपसे कोई पिक्चर नहीं बनवाने वाला, कंटेंट ही पूछेगा। तो फिर ये हमारा टॉपिक अभी के लिए ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो, बाकी कोई टेंशन नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से तो अच्छा ही लगेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।